अभी हम बात कर रहे थे सरफेशियाई एक्ट की, जिसके हमने पिछले 3 वीडियो बना चुके हैं। आज इसी की श्रृंखला में एक चौथा वीडियो हम डाल रहे हैं। उसका टॉपिक है कि ये वैल्यूएशन क्या है, रिजर्व प्राइस क्या होता है और इनके अंदर मैनिपुलेशन क्या हो सकता है। सबसे पहली बात है कि वैल्यूएशन कौन करता है। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से WT एक्ट के रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जो हैं, सरफेशियाई एक्ट जो कि पुराना एक्ट है, उसमें और ये जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स होते हैं WT के, वो उसके अंदर वैल्यूएशन कर सकते हैं। हालांकि IBBI एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को 2017 में बड़े इंथुजिज्म से निकाला गया था और यह सोच के निकाला गया था कि ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर सभी तरह की वैल्यूएशन करने के लिए कैपेबल होंगे। लेकिन आज भी सरकार का इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आज भी पुराने जो WT के अंतर्गत रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं, वो ही उस चूंकि एक्ट में, सरफेशियाई एक्ट में लिखा है कि WT से एक्ट रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही इसको कर सकते हैं, की ज़रूरत है इस एक्ट को, सरफेशियाई एक्ट में IBBI वैल्यूअर्स को भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि चूंकि अब हम ऐसे मान के चलो कि बैंक का लोन किया, उस समय प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, जिसके अगेंस्ट उस बैंक ने 65% के लगभग, ये समझ लो कि 65 से भी और कम, 50 लाख के लगभग उस पर लोन दिया। अब ब्याज आज सब मिला मिलू के उसकी वैल्यूएशन वो हुई 65 की वैल्यू, उस पर एक लायबिलिटी खड़ी हो गई बोरोवर की। लेकिन प्रॉपर्टी जिस समय लोन की थी 1 करोड़ की हो गई, समय के हिसाब से बढ़ना चाहिए। अब जब बैंक रिकवरी करने जाता है तो बैंक का चूंकि उसमें 65 लाख रुपए है, तो बैंक जो चाहता है कि हमें तो जल्दी से जल्दी एसेट निकले, तो पहले तो वो ARC को देता है डिस्काउंट पे, और ARC भी फर्दर जो है एक्चुअल बायर्स को लेने की कोशिश करती है। तो ऐसे में वैल्यूएशन, यदि वैल्यूएशन बैंक का इंटरेस्ट तो 65 तक ही है, तो बैंक चाहेगा कि हमको जल्दी से जल्दी बायर्स मिले, हम 65 में निकाल दें। जबकि यहाँ क्या होता है कि जो बोरोवर की प्रॉपर्टी चूंकि 1 करोड़ की थी, तो उसको 35 लाख का लॉस हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या वह जो बोरोवर है वो खुद भी तो प्रॉपर्टी बेच सकता है? वो बेच क्यों नहीं पाता है? क्योंकि वो सरकारी, एक तो उनको नॉलेज नहीं होती, दूसरा सरकारी तंत्र कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जब तक वो सिस्टम से लड़ता है तो पास में उस बिल्डिंग को बेचने के संसाधन नहीं होते। दूसरा, उतना वो प्रोफेशनल नहीं होता, ना उसके अंदर इतनी जानकारी होती कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टी बेच ले। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 80 लाख में बेच ले तो भी उसके पास में कुछ मार्जिन मिल जाएगा, लेकिन वो बेच नहीं पाता है। अब होता है रिजर्व प्राइस। बैंक को एक्ट के अनुसार जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचती है तो ऐसा ना हो, तो एक्ट जो बनाया गया है इस तरह से सोच के बनाया गया है कि ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी जो है बहुत कम कीमत में बिक जाए, तो बैंक एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसकी फेयर वैल्यूएशन निकालता है। अब हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि फेयर वैल्यूएशन क्या होता है, जो बिना किसी दबाव के ओपन मार्केट में इजीली लेने वाला हो और इजीली उसको देने वाला हो, मतलब एक हैंड में, मतलब फ्री, बिना किसी कंपल्सन के। लेकिन जब हम बैंक का उसमें टैग लग जाता है तो वो प्रॉपर्टी फेयरनेस पे नहीं आती है, वो प्रॉपर्टी कंपल्सन में बिक रही है तो भी चलिए 10-20% हमने कम कर दिया, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट चूंकि सिर्फ अपने लोन तक सीमित होता है, और एक समय के बाद यदि लोन ज़्यादा लंबा, बोरोवर जो है NPA समय ज़्यादा खिंच जाता है, तो बैंक जल्दी से जल्दी ये चाहता है कि हमारी जो भी पूंजी मिले वो हमको मिल जाए, चाहे वो बैंक हो चाहे वो ARC हो, उसके माध्यम से प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश की जाती है। अब हमारा क्वेश्चन होता है कि बोरोवर को क्या नुकसान होता है। जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, अब महज वो 50 लाख में बिक रही है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा क्या है कि बैंक के माध्यम से जो प्रॉपर्टियां बेची जाती हैं वो कम में क्यों बिकती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब बैंक जब प्रॉपर्टी बेचता है तो जिस समय लोन देता है तो उसके अंदर लीगल जो तमाम तरह के लेक्यूनाज होते हैं, उसके कंप्लायंसेस होते हैं, ऑडिट होते हैं, सभी तरह को चेक करता है। लेकिन जब वो इस एक्ट के माध्यम से बेचता है तो वो सब पूरा पल्ला झाड़ देता है और बोलता है
कि भाई एज इट इज जिस हालत में है उस हालत में बेच रहे हैं। मतलब यदि कोई टैक्स की लायबिलिटी है, बहुत सारी ऐसी अननोन लायबिलिटीज होती हैं जो कि ओपन मार्केट में ट्रांसपेरेंट नहीं होती, वो उसमें खड़ी हो जाती है। दूसरी बात, जो लेने वाला होता है क्योंकि उस माहौल का नहीं होता है, तो वो यह नहीं जानता कि मुझे जिस इन्वायरमेंट, क्योंकि जो प्रॉपर्टी लेता है वो हमेशा फ्रेंडली इन्वायरमेंट में लेता है, ऐसे आस पड़ोस में रहता है जहाँ उसका पहले से फैमिलियर हो, तो वो प्रॉपर्टी एक अज्ञात जगह में नहीं ले सकता। दूसरा, उसके दिमाग में डर रहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो किस किस्म का आदमी है, क्या दबंग किस्म का आदमी है, कि राजनीतिक लोगों का आदमी है, बाहुबली है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी के अंदर एक तरह से एक टैग लग जाता है, और जब वो टैग लग जाता है तो एक तरह से प्रॉपर्टी डिफेम हो जाती है, बदनाम हो जाती है। अच्छा, अब जब क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचना है तो एक लोगों की, बायर्स की एक मानसिकता हो जाती है कि यार ये प्रॉपर्टी तो हमको कम से कम में मिल जाएगी, फोकट। तो भी जो एक्ट ने बोरोवर, जो डिफॉल्टर है, उसकी सुविधा के लिए और उसके हित को इंटरेस्ट करने के लिए वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन का एक रिमार्क दिया है। हमें बैंक को उसकी रिजर्व प्राइस की उससे नीचे नहीं बेच सकते। अब मान लीजिए किसी वैल्यूअर ने इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बहुत डाउन बना दी, तो क्या होगा? जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उनकी जो वैल्यूएशन है वो अपनी कोर्ट के अंदर, अब हम बात करते हैं कौन सा कोर्ट, तो टर्मिनल कोर्ट होते हैं, डीआरटी के अंदर इनको हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन डीआरटी के अंदर, अब हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि डीआरटी का रोल कैसे होता है, डीआरटी कैसे काम करती है। और यहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे में इस वैल्यूएशन को चैलेंज किया जा सकता है। इनके जब ये लोन करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक वाले, जो कि उनका कई कई ऑफिसर्स का मेलाफाइड इंटरेस्ट होता है, कोई निजी स्वार्थ होता है, तो कभी कभी वो डॉक्यूमेंटेशन में इतनी जल्दीबाजी कर जाते हैं, तो वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है। अमूमन देखने में आया है कि जो वकील अपनी रिपोर्ट देता है उनके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन चूंकि एडवोकेट कोर्ट में ही बैठा रहता है तो वो आराम से अपनी जिम्मेवारियों से बाहर निकल जाता है, और जो पकड़ा जाता है वो बैंक का ऑफिसर, अमूमन बैंक का ऑफिसर ही उसमें जिम्मेवार होता है। अब तीसरी बात होती है कि वो जब बैंक का मैनेजर ऑफिसर पकड़ा जाता है तो वो कोशिश करता है कि अपने सेफगार्ड के लिए अपनी पूरी लायबिलिटीज वैल्यूअर्स के ऊपर डालता है। एक एक मैकेनिज्म ऐसा बना दिया गया है कि हम अपने निजी स्वार्थ, सबसे पहले होता है बैंक ऑफिसर का निजी स्वार्थ, उसके बाद वो देखता है कि बैंक का कितना दबाव है, उस हिसाब से, क्योंकि इनको इतना दबाव होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन करने हैं, तो जब लोन करते हैं तो उस समय इनको भी नशा है और बोरोवर को भी नशा है। ये नहीं देखते कि उसकी फिजिबिलिटी हो पाएगी नहीं हो जाएगी। तो ऐसे केस में वैल्यूअर्स को बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि हम एक छोटी सी फीस के चक्कर में इनके उसमें फंस जाएं और पूरी की पूरी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाए। तो ये वैल्यूअर्स का काम डॉक्यूमेंटेशन की ओरिजिनलिटी चेक करना नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करना जरूरी है। जब हम प्रॉपर्टी के अंदर डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, उस फैक्ट से मौके पे जरा सी भी कंट्रावर्सी हो, जरा सा भी संदेह हो, तो उसे अपनी बात को अपनी रिपोर्ट में जरूर मेंशन कर देना चाहिए, इससे कि हम जो एज ए वैल्यूअर मैंने देखा कि जब बैंकों को इस बात के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है, बता दी जाता है, तो वो आपसे हटके और अपने इस फैक्ट को छुपाते हुए दूसरे वैल्यूअर से रिपोर्ट बनवा लेते हैं। उनकी नज़र में ये पार्टी बहुत साउंड है और बैंक को लोन देना ही देना है, तो ऐसे के अंदर वो इतनी बड़ी रिस्क ले लेते हैं। अब उससे क्या होता है, जो फेयर काम करने वाले हैं उनका बिजनेस मारा जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ऐसे केस में वो पूरे फैक्ट्स को नहीं बताते हैं। तो हम आज इसके लेक्चर के माध्यम से समझना चाहते हैं कि मान के चलो कम हो गई तो बोरोवर को नुकसान है। यदि एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो बैंक फील करता है, सेफ करता है, सेफ फील करता है कि भाई हमारा तो लोन सिक्योर्ड है। लेकिन सच में एक नुकसान तो ये भी है कि आपके पास पैसा है, वो गतिमान नहीं है, वो एक्टिव तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी रुकी हुई है। तो ऐसे केस के लिए, चूंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एआरसी की रचना करी गई है, और एआरसी कैसे इफेक्टिव होएगा इसके बारे में हम पहले चर्चा